गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, बेलमेंट एंड प्लेज बेटा यूनिट 2 आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमने पिछली क्लास में डिस्कस करना शुरू किया था बेटा। और उसमें एक छोटी सी एक बात है बेटा जो मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ आपको। बेलमेंट आपका बेटा दो तरीके का होता है, ग्रेटिटुअस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। बेटा ग्रेटिटुअस बेलमेंट होता है विदाउट कंसिडरेशन, या तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट होगा फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, या ग्रेटिटुअस बेलमेंट होगा फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। दोनों को तो बेटा फायदा हो ही नहीं सकता ना, या दोनों में से एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। जबकि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट जो है दैट इज ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन, और दोनों को उससे फायदा होता है, बेलर को भी फायदा होता है और बेली को भी फायदा होता है बेटा। तो ये तो खैर हम ऑलरेडी पिछली क्लास में एग्जांपल्स के साथ हम ये डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब मैं ना बेटा एक अगला टॉपिक जो शुरू करने वाला हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे साथ साथ लिखोगे बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज, तो बेटा दो अलग अलग चीजें हम डिस्कस करेंगे। हम पहले डिस्कस करेंगे ड्यूटीज, ठीक है, फिर हम बेटा डिस्कस करेंगे राइट्स। अच्छा बेटा, हम ड्यूटीज किस किस की डिस्कस करेंगे? बेटा दो पार्टीज है ना, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है। बेलर की क्या क्या ड्यूटीज है, और बच्चे बेली की क्या क्या ड्यूटीज है। ऐसे ही राइट्स भी, बेलर के क्या क्या राइट्स हैं और बेली के क्या क्या राइट्स हैं। तो बेटा अगला डिस्कशन हमारा इसी के बारे में है। इस लेक्चर में हम बेटा कवर करेंगे ड्यूटीज, बेलर की भी और ड्यूटीज बेली की भी बेटा, ठीक है। लिख लो बेटा हेडिंग। पहले आ जाते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर, हेडिंग लिखो बेटा, ड्यूटीज ऑफ बेलर। चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ, पढ़ना शुरू करेंगे बेटा और साथ साथ फिर लिखेंगे। देखो देखो बेटा, ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या कहा है उसने? ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स। बेटा एक रीडिंग मार लेते हैं फिर आपको समझाता हूं। ग्रेटिटुअस बेलमेंट disclosure, the bailor is liable to disclose all the facts known to him which are material for use of goods or which may put the bailee to extraordinary risk. The bailor shall be liable for damages for any loss caused to the bailee. Acha, what about non-gratuitous? The bailor is liable to disclose all the faults whether known or not. The bailor shall be liable for damages for any loss caused to the bailee whether or not he was aware of the fault. Very very important difference बेटा। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। पहला बेटा जो ड्यूटी आती है किसकी? बेलर की, दैट इज है वो है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स लिखो बेटा। बेटा मैं एक चार्ट फॉर्म में बना रहा हूं इसको। लिखो बेटा, दो तरह के बेलमेंट होते हैं ना, ग्रेटिटुअस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस, अब सुनना मेरी बात। बेटा जो आपका ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है बेलर की
बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि अगर उसके गुड्स में कोई फॉल्ट है तो वो फॉल्ट बेली को क्या करे, डिस्क्लोज करे। ठीक है। अब बेटा मैं अगर बात करूं तो फॉल्ट बेटा दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के कौन से? पहला फॉल्ट तो है विच इज नोन टू बेलर, मतलब जिस फॉल्ट के बारे में बेलर को पता है। ठीक है। और एक फॉल्ट ऐसा भी हो सकता है विच इज नॉट नोन टू बेलर, जिसके बारे में बेलर को नहीं पता, विच इज नॉट नोन टू बेलर। तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अगर अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, तो उस केस में बेटा, उस केस में बेलर इज लायबल टू डिस्क्लोज all the faults which are known to him, मतलब जिन फॉल्ट्स के बारे में बेलर को पता है, बेलर वही फॉल्ट्स बेली को डिस्क्लोज करने के लिए क्या है, लायबल। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो बेटा उन फॉल्ट्स के लिए उसे लायबल माना जाएगा। ठीक है। जबकि बेटा अगर नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है ना, नॉन ग्रेटिटुअस, तो उस केस में बेटा, उस केस में बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो बेली को हर फॉल्ट डिस्क्लोज करे, चाहे उसे उस फॉल्ट के बारे में पता हो, चाहे उसे उस फॉल्ट के बारे में पता ना हो। यानी सिंपल वर्ड्स में बेली को आपके गुड्स की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई बेलर को करनी पड़ेगी, चाहे उस फॉल्ट के बारे में बेलर को पता था या नहीं था। ठीक है बेटा, फिर मैं एग्जांपल देके बताता हूं। पहले यहां पर लिखो ग्रेटिटुअस बेलमेंट में बेटा मैंने क्या कहा, बेलर इज लायबल टू डिस्क्लोज all faults known to him, all faults known to him। तो बेलर हर वो फॉल्ट डिस्क्लोज करने के लिए लायबल है जिस फॉल्ट के बारे में उसको पता है। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, अगर मैं बात करूं नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट की, तो उस केस में बेटा याद रखना, बेलर इज लायबल फॉर लायबल टू डिस्क्लोज, बेलर इज लायबल टू डिस्क्लोज all faults, all faults whether, इंपॉर्टेंट बात क्या है, whether known to him or not, whether known to him or not। तो बेलर हर उस फॉल्ट के लिए लायबल माना जाएगा, चाहे उसे उस फॉल्ट के बारे में पता है चाहे नहीं है। अगर गुड्स के फॉल्ट की वजह से बेली को नुकसान हुआ तो बेटा बेलर को लायबल माना जाएगा, चाहे उस फॉल्ट के बारे में बेलर को पता था या नहीं था। नॉन ग्रेटिटुअस में आ जाओ, मैं आपको बेटा एग्जांपल से बताता हूं। देखो बहुत सिंपल सा, ए बेटा बेलर है, बी बेटा बेली है। अब सुनना ध्यान से, सिंपल सी बात करूंगा। ए ने बेटा बी को एक हॉर्स बेचा, एक हॉर्स बेचा। ये हॉर्स बेटा अनसाउंड माइंड का था। ये हॉर्स किसका था बेटा? अनसाउंड माइंड का था। ठीक है। और ए को पता था बेटा, ए को पता था कि ये हॉर्स अनसाउंड माइंड का, मतलब नोन टू ए।
ए को पता था ये हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, मतलब जानबूझ के आपने ये हॉर्स किसको बेचा, बी को बेचा। अब क्या हुआ, ये पहली बात हो गई बेटा। अब क्या हुआ, बी एक दिन हॉर्स पे राइड कर रहा था, राइड करते करते हॉर्स ने मारी पलटी, बी गिर गया बेटा, तो बी हो गया हर्ट। पक्का? तो याद रखना बेटा, अगर बी हर्ट हो गया ना, तो उस उस चोट के लिए किसको लायबल माना जाएगा, ए को लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि उस हॉर्स में एक फॉल्ट है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आपकी लायबिलिटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हर फॉल्ट जिसकी नॉलेज आपको है, आप उसकी जानकारी दो, किसको, बेली को दो। तो याद रखना, बेलर शैल बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेजेस। बेलर को डैमेजेस के लिए लायबल ठहराया जाएगा बेटा। ठीक है, समझ आया? ऐसे बेटा नॉन ग्रेटिटुअस में करते हैं। नॉन ग्रेटिटुअस में देखो, ए बी, ए आपका बेलर, बी आपका बेली। बेटा ए ने बी को एक हॉर्स दिया, ठीक है, वो हॉर्स बेटा अनसाउंड माइंड का था, वो हॉर्स अनसाउंड माइंड का था। लेकिन बेटा इस बात का ए को नहीं पता था, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, ए को नहीं पता था कि वो हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, अननोन टू ए। ठीक है, उसने क्या करा, वो हॉर्स किसको बेच दिया, मतलब बेलमेंट पे दे दिया, बी को दे दिया। अब बी हॉर्स चलाते चलाते गिर पड़ा, चोट लग गई। अब एक बात बताओ, ये बेलमेंट कौन सा था बेटा, नॉन ग्रेटिटुअस। बी ने पैसा दिया है बेटा, तो एक बात याद रखना, बी ने पैसा दिया तो ए की लायबिलिटी बेटा डबल बनती है यहां पर। मतलब जो जो फॉल्ट्स उसे पता है वो तो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और जो फॉल्ट्स नहीं पता है ना, उनके लिए भी बेलर को लायबल माना जाएगा। तो बताओ, इसके लिए ऑल्दो अननोन टू ए था, फिर भी बेलर विल बी हेल्ड लायबल। नॉन ग्रेटिटुअस में बेलर विल बी हेल्ड लायबल। तो अगर ग्रेटिटुअस है तो सिर्फ जो पता है वही बताना है, नॉन ग्रेटिटुअस है तो जो पता है वो तो बताना ही बताना है, जो नहीं पता है वो भी बताना है। पक्का? बताओ बेटा, बात समझ आई? लो कॉपी करो। ये आपकी बेटा पहली ड्यूटी हो गई, किसकी, बेलर की। फिर बेटा अगला जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आ जाओ मेरे साथ साथ अगले पे बेटा, ध्यान से जरा। बेटा अगली बेलर की ड्यूटी है, पहले रीडिंग मार लेंगे फिर करते हैं। ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस, extraordinary expenses. The bailier is liable to pay extraordinary expenses. The bailee may recover extraordinary expenses paid by him. It is immaterial as to whether bailment is gratuitous or non-gratuitous. अच्छा, ordinary expenses. The bailee is liable to pay ordinary expenses. However, if bailment is gratuitous for the benefit of the bailier, द बेलर इज लाइबल टू पे ऑर्डिनरी नेसेसरी एक्सपेंसेस। मैं आपको बेटा पूरा केस समझाता हूं, सिंपल है, देखना थोड़ा बहुत ध्यान से बेटा। चलो सेकंड ड्यूटी पे आ जाओ। ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। बेटा ये नो एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा, एक्सपेंसेस आपके दो तरह के हो सकते हैं।
एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हैं ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेटा, और एक है बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। बेटा इस पे केस लॉ बन के आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। एक है ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। बेटा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में दो केस हैं। ग्रेटिटुअस बेलमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, आप लोग पूरा लिख लेना चाहे, और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस। अच्छा बेटा ग्रेटिटुअस भी आपने पढ़ा है, दो तरह का होता है बेटा ग्रेटिटुअस। कौन कौन सा दो तरह का? फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर, और दूसरा फॉर बेनिफिट ऑफ बेली। ठीक है, चलो ये बना लो बेटा पूरा चार्ट, फिर हम समझते हैं। पहले कॉपी करो, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं। ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। बेटा पता है अब जो हम टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहे हैं ना, इसमें हो क्या रहा है बेटा, पहले टॉपिक में होना क्या है बेटा वो समझो। एक तरफ बेलर है, एक तरफ बेटा बेली है। देखो बेटा हो क्या रहा है, जो बेली है ना, जो बेली है वो कुछ खर्चे इंकर कर रहा है। बेली जो है वो क्या इंकर कर रहा है? कुछ खर्चे इंकर कर रहा है बेटा। अब खर्चे मैंने बताया बेटा अभी दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी खर्चे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे। इन पे तो खैर अभी बाद में आते हैं। मैंने क्या कहा, बेली जो है वो क्या इंकर कर रहा है? खर्चे। बेटा मुझे इस टॉपिक में अब क्या डिस्कस करना है आपसे, क्या बेली को, क्या बेली को इन खर्चों का रीइंबर्समेंट बेलर से बेटा मिलना चाहिए या नहीं, ये हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। क्या बेली को गुड्स पे जो उसने खर्चा किया है, क्या उसका रीइंबर्समेंट बेली को मिलना चाहिए बेलर से या नहीं? ठीक है, ये हमें बेटा समझना है। तो पूरा टॉपिक रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर है। आ जाओ एक एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे बेटा, ध्यान से मेरी बातें बस समझनी है बेटे। चलो ये देखो, पहले मैं आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस क्लियर कर दूं, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, एक एग्जाम्पल लिखो। ए बेलर, बी, डिफरेंस समझना बिटवीन ऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस। यहां पर देखो ए और बी, बेटा ये दोनों ना दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या है, हुआ क्या है, ए ने अपनी बाइक, ए ने अपनी बाइक, ए ने अपनी बाइक बेटा बी को बेलमेंट पे दी। ठीक है, और बी से क्योंकि दोस्त था तो उससे कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है बेटा, विदाउट कंसिडरेशन। लिखो ए ने अपनी बाइक बी को दी है और उसके बदले कोई कंसिडरेशन बी से चार्ज नहीं करा है। क्लियर हुआ? अब बेटा हुआ क्या, बी ने इस बाइक को यूज करा, ठीक है, घुमा इस बाइक पे। अब गाय बाइक है ना बेटा, पानी से तो चलेगी नहीं, उसमें पेट्रोल डलवाया, है ना, पेट्रोल डलवाया एटसेट्रा कह लो, हवा चेक कराई, पेट्रोल वगैरह। तो बेटा ये जो उसने बी ने पेट्रोल वगैरह डलवाया ना बेटा, इसे हम नाम देते हैं ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, है ना बेटा। बाइक चलाओगे तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा ना, तो
ऑर्डिनरी एक्सपेंस है ये तो ऑर्डिनरी एक्सपेंस है भाई। बाइक चलाओगे तो पेट्रोल से, हवा से तो चलेगी नहीं, पेट्रोल से चलेगी। ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब बेटा हुआ क्या, बीच में एक ही बाइक ब्रोक डाउन हो गई, खराब हो गई, तो मैकेनिक के ले गया, अभी रिपेयर्स पे खर्चा आया बेटा। बेटा ये जो रिपेयर्स का खर्चा है ना, ये बेटा ऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं है, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस है। ये आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस है। ये जरूरी नहीं कि होगा, हो भी सकता है नहीं भी, पेट्रोल तो होगा ही होगा ना, तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस है बेटा। लिखो, तो जो पेट्रोल बी ने डलवाया है बाइक में, वो क्या है बेटा आपका ऑर्डिनरी एक्सपेंस। और जो बाइक ब्रोक डाउन हो गई, मैकेनिक के पास रिपेयर्स वगैरह करवाई, उस पे जो खर्चा आया वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस है। सपोज बेटा 500 रुपए का तो पेट्रोल डलवाया, ठीक है, और 5000 का आपका रिपेयर का खर्चा। ध्यान से सुनिए बेटा, पहले बात ना बेटा इनकी कर लें, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस की। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल दिमाग में एक बात फिट कर लेना। अगर बेली ने, मैंने क्या कहा, अगर बेली ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर करे हैं ना गुड्स के रिस्पेक्ट में, तो उन खर्चों को बेलर को रीइंबर्स करना पड़ेगा, चाहे वो बेलमेंट ग्रेटिटुअस हो, चाहे वो बेलमेंट नॉन ग्रेटिटुअस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस की लायबिलिटी बेली की नहीं होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस की लायबिलिटी बेलर की होती है। तो अगर बेली ने गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस इंकर करे हैं, जैसे 5000 रुपए की रिपेयर, तो ये 5000 बेलर को उसे रीइंबर्स करके देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, बेलर बेली को बेटा इस 5000 रुपए का क्या देगा बेटा, रीइंबर्समेंट देगा। ये उसकी ड्यूटी बनती है बेटा। तो क्लियर हुई ये बात, याद रखना। एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस किसकी लायबिलिटी है बेटा, बेलर की लायबिलिटी है, वो बेली की लायबिलिटी नहीं है, चाहे बेलमेंट ग्रेटिटुअस हो चाहे नॉन ग्रेटिटुअस हो। बात समझ आई। अब देखो बेटा, जो अगली चीज है ना, जो अगली चीज है वो आप मुझे बेटा बता सकते हो। सुनो, जो अगली चीज है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस की बात तो हो गई, अब कौन सा बचा, ऑर्डिनरी। अब ये सोचना अपने आप, बहुत सिंपल बात है, सोच के जवाब देना। मुझे बताओ, क्या इन 500 रुपए का रीइंबर्समेंट, लॉजिकल बेटा बिल्कुल, क्या इन 500 रुपए का रीइंबर्समेंट बेलर को, बेली को करना चाहिए या नहीं? क्या बेलर 500 रुपए का रीइंबर्समेंट बेली को दे या नहीं? अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। पहले मुझे यह बताओ, बेलमेंट ग्रेटिटुअस है या नॉन ग्रेटिटुअस है? विदाउट कंसिडरेशन है ना बेटा, तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट है। ये देखो, ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगली बात मैं आपसे पूछूंगा, ये बेलमेंट, इस बेलमेंट में फायदा, फायदा बेलर को हुआ है या बेली को? अपने आप सोचो, किसको बाइक मिली बेटा, बेली को, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना पड़ा बेलर को। अच्छा, बेलर को अपनी बाइक बेली को देके क्या फायदा हुआ, पैसा मिला कोई नहीं, तो किसको फायदा हुआ बेटा, ये तो बेली के बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, ये फॉर बेनिफिट ऑफ, बेटा ये समझ लो, आंसर अपने आप आएंगे आपके, कोई रटना थोड़ी ना है यहां पर। देखो, ये है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। अब सुनो, अब बेली के बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, मतलब बाइक से किसको फायदा हुआ बेटा, बेली को। किसको नुकसान हुआ, बेलर को।
अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या लॉ, क्या लॉ बेलर को दो नुकसान देगा? सोचो अपने आप, कौन से दो नुकसान? एक तो उसने अपनी बाइक बेली को दी बिना किसी पैसे के। दूसरी बात, आप बेलर से कह रहे हो कि तू बेली को 500 रुपए का रीइंबर्समेंट भी दे उस पेट्रोल का जो उसने यूज किया है। बात समझो, एक तो उसने अपनी बाइक दी, एक तो उसने अपनी बाइक दी किसको? बेली को, यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी बात आप कह रहे हो जो पेट्रोल बेली ने डलवाया उसका भी रीइंबर्समेंट तू ही दे। भाई ये थोड़ी ना है कि बेलर को, बेलर ने उंगली पकड़ाई है तो बिल्कुल गला गुला सब पकड़ लोगे उसका। बेटा ऐसा नहीं होता है। भाई एक नुकसान उसे ऑलरेडी हो रहा है, कौन सा? उसने अपनी बाइक दे दी यूज करने के लिए बेली को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा पेट्रोल कौन डलवाएगा उसमें? तू डलवाना। भाई तेरे से पैसा ले रहा हूं मैं, बाइक का पैसा ले रहा हूं तेरे से, नहीं ले रहा ना तो पेट्रोल का पैसा। भाई तेरे को बाइक भी मैं दूं, पेट्रोल भी मैं दूं, तेरे को पाली मैं ही लेता हूं बेटा। ऐसा थोड़ी ना होता है बच्चे, बात समझ आई? भाई बाइक जब मैंने तेरे को दे दी तो पेट्रोल तो तू डलवा, पेट्रोल मैं क्यों डलवाऊं? बाइक भी मैं दूं, पेट्रोल भी मैं दूं। बात समझ रहे हो सब? तो मेरे को बताओ, यहां पर लिखते जाएंगे बेटा साथ साथ। अब बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली है, बेली के बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट है जैसे ये था, क्या ये खर्चा बेयर कौन करेगा? बेटा ये बेली बेयर करेगा। एक्सपेंस इज टू बी borne by Bailey. Expenses to be borne by Bailey. Expenses to be borne by Bailey. हाँ एक बात समझो, अब सुनो, एक ध्यान से सुनना बेटा। कॉपी हो गया बेटा सबका? यहां तक कॉपी कर लो। मैं एक और अभी आपको ना एग्जांपल देता हूं। कर लिया बेटा? आ जाओ, एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ये तो हमने किया था ऊपर फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, अब ये देखो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। ये आपका बेटा बेलर है, ये बेटा आपकी बेली है। अब सुनो 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 बेटा, ये मैं वही वाला केस ले रहा हूं, ज्वेलरी वाला। बेटा बेलर के घर पे कुछ प्रेशियस क्या पड़ी थी? ज्वेलरी पड़ी थी। अब वो जा रहा है बेटा आउट ऑफ स्टेशन। अब उसे क्या लग रहा है कि यार मेरे पीछे ये ज्वेलरी चोरी हो गई तो क्या होगा? तो उसने अपने नेबर से बात करी, नेबर से उसने रिक्वेस्ट करा क्या तुम मेरी ज्वेलरी अपने पास संभाल के रख लोगे? ठीक है, एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते बाद आके मैं तुमसे ज्वेलरी ले लूंगा। बेली ने कहा तू निश्चिंत होके जा। और वो बिना कंसिडरेशन के लिए तैयार, बिना कंसिडरेशन के तैयार हो गया, विदाउट कंसिडरेशन। तो पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये बेलमेंट बेटा कौन सा है? ग्रेटिटुअस बेलमेंट है। इस बताओ बेलमेंट में फायदा बेलर को है या बेली को? तो दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। अब सुनना, किसके बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? ये बेलर के बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट है, बेली को तो कोई भी फायदा नहीं है इसमें। ये बेली के बेनिफिट का, बेलर के बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ आई? अब सुनो क्या हुआ। अब बेटा बेली जो था ना, बेली जो था, उसने एक बात सोची कि यार ज्वेलरी तो मैंने कमिट कर दिया कि मैं रख लूंगा, लेकिन मेरे घर पे भी रिस्क तो है। तो वो गया बैंक, बैंक के पास, और उसने कहा कि मुझे लॉकर चाहिए। आपको पता होगा बेटा बैंक जो होते हैं वो लॉकर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपना कीमती सामान रखवा सकते हो। बस हाँ, कुछ लॉकर का रेंट वगैरह है जो आपको पे करना पड़ता है। तो बेली ने वो ज्वेलरी बेटा बैंक के लॉकर में रखवा दी। बेली ने वो ज्वेलरी बैंक के लॉकर में रखवा दी बेटा। ठीक है, और क्या पे किया? लॉकर रेंट। क्या पे करा? लॉकर रेंट।
बेटा ये लॉकर रेंट, ये लॉकर रेंट आपका ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। ये आपका क्या है? ऑर्डिनरी एक्सपेंस। ये आपका ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। चलो अब बताओ, अब बताओ मेरी बात सुनो। पहले मुझे बताओ बेलमेंट क्या था बेटा? ग्रेटिटुअस बेलमेंट था। किसके बेनिफिट का था? बेलर के बेनिफिट का। सोचो और मुझे बताओ, क्या ये लॉकर रेंट, ये जो लॉकर रेंट है, क्या इसका रीइंबर्समेंट बेली को बेलर से मिलना चाहिए या नहीं? तो सोचो, इमेजिन करो अगर मैं ऐसा कहूं कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो बताओ कैसा लगेगा आपको? सोच के देखो। बेली क्या कहेगा? बेली कहेगा एक तो भैया तेरी ज्वेलरी में रख रहा हूं अपने पास 7 दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, लॉकर में जमा करवाना गया, जेब से गया मेरे लॉकर रेंट, ठीक है, उसका भी रीइंबर्समेंट नहीं दे रहे। मतलब मैं तो दोहरा मरा। पहले तो ज्वेलरी रखी फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना बड़ा रिस्क बेयर करने को तैयार हो गया, ठीक है। दूसरी बात, लॉकर रेंट देना पड़ रहा है। तो भाई मैं दोहरा खर्चा क्यों बेयर करूं? तो सोचो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेलर के बेनिफिट का था, तो बेलर की अब ये लायबिलिटी बनती है कि वो बेली को इस खर्चे का क्या दे? रीइंबर्समेंट। तो याद रखना, बेलर बेलर इस खर्चे का रीइंबर्समेंट किसको देगा? बेली को। तो बेलर मस्ट रीइंबर्स लॉकर रेंट टू बेली। तो ये उसकी ड्यूटी है बेटा। तो यहां पर लिखो expense is to be borne by bailor, expense to be borne by bailor। एक्सपेंस इज टू बी बॉर्न बाय बेलर। लो बेटा यहां तक कॉपी करो पहले, फिर मैं आपको नॉन ग्रेटिटुअस बताता हूं। सिंपल सी है, नॉन ग्रेटिटुअस में ज्यादा दिक्कत नहीं है बेटा। कॉपी कर लो इसे बेटा, कॉपी करना है इसे। ठीक है बेटा, चलो। अब बेटा एक बात याद रखना, अगर बेलमेंट अगर बेलमेंट बेटा नॉन ग्रेटिटुअस है ना, नॉन ग्रेटिटुअस है, तो ऑर्डिनरी डेली एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय बेली। अगर बेलमेंट क्या है? नॉन ग्रेटिटुअस, तो उस केस में एक्सपेंस इज टू बी बॉर्न बाय बेली। उस केस में खर्चा बेटा बेली का होता है। तो पेट्रोल का खर्चा, मेरी बात सुनो, मैंने किसी से बाइक, अपने आप सोचो, अपने आप सोचो, मैंने किसी से बाइक, कार रेंट पे ली है, पेट्रोल कौन डलवाएगा बेटा? पेट्रोल मैं डलवाऊंगा। ऑर्डिनरी डेली एक्सपेंस तो मेरा ही होगा, लेकिन हां, अगर कार को कल को कोई रिपेयर्स वगैरह की जरूरत है तो वो मेरा खर्चा नहीं है बेटा, वो बेलर का खर्चा है। एक्सपेंस इज टू बी बॉर्न बाय बेली। समझ आया बेटा सबको पूरा? लो बेटा, ये हमारा हो गया ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। चलें बच्चे आगे। देखो बाकी बेटा, बाकी ऐसा सच कुछ है नहीं। देखो, indemnity, indemnify the bailey for defective title. The bailor shall indemnify the bailey for any loss caused to bailey due to defective title of bailey bailor। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल सा केस है। थर्ड, ड्यूटी टू indemnify
ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। एग्जाम्पल, बात समझना बेटा। ए और बी, ये आपका बेटा बेलर है और ये आपका बेली है। सुनो बेटा, अब बेटा हुआ क्या, ए के पास एक कार थी, उसने अपनी कार बी को रेंट पे दी। ए ने अपनी कार बी को किस पे दी, रेंट पे। ठीक है बेटा, और और बी ए को बेटा रेंट पे कर रहा है 2000 रुपीज पर डे, एक दिन का 2000 रुपए, एक दिन का 2000 रुपए। यानी बेटा ग्रेटिटुअस बिलमेंट नहीं है, नॉन ग्रेटिटुअस बिलमेंट है, कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है। अब बेटा हुआ क्या, बी मजे से गाड़ी चला रहा था, तभी बेटा एक सी था, उसने बी को कार चलाते हुए देखा। सी ने बी को कार चलाते हुए देखा, ठीक है, और सी ने बी को रोका, कहा तुम मेरी कार क्यों चला रहे हो। मतलब सी बी से कह रहा है कि जो कार बी चला रहा है ना, वो एक्चुअल में ए को बिलोंग नहीं करती। सी क्लेम कर रहा है कि वो कार उसकी है। तो सुनो, तीसरा पॉइंट लिखना, सी क्लेम्स द कार, मतलब सी कह रहा है कि वो कार उसकी है, वो इस कार का क्या है, ट्रू ओनर। करा हुआ बेटा ये आपने फाउंडेशन में। सी कौन है इस कार का बेटा, ट्रू ओनर है, एक्चुअल में जिसको ये कार क्या करती है, बिलोंग करती है। ठीक है बेटा, मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन, मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन, तो वहां पर पता चला कि सी की एक्चुअल में ये कार सी को ही बिलोंग करती है। कुछ दिनों पहले सी की ये कार क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी। और बेटा बी को ना, बी को बी ने सी को एज अ रिजल्ट क्या देने पड़े बेटा, डैमेजेस देने पड़े, डैमेजेस फॉर लॉस कॉज्ड टू सी। एज अ रिजल्ट बी ने सी को बेटा क्या दिए, डैमेजेस। अब मुझे एक बात बताओ, कायदे में बेटा ये डैमेजेस, कायदे में बताओ किसकी जेब से बेटा ये डैमेजेस जाने चाहिए थे, ए की जेब से। क्योंकि बेटा सुनो, क्योंकि बेटा ए की जो टाइटल थी, ए की जो टाइटल थी, टाइटल मतलब बेटा ओनरशिप, वो क्या थी, डिफेक्टिव थी। मतलब ए तो इस कार का ओनर था ही नहीं, ए की जो ओनरशिप थी, जो टाइटल था, वो क्या था बेटा, डिफेक्टिव टाइटल था। ए तो इस कार का ओनर था ही नहीं, ए का टाइटल डिफेक्टिव था। ए कायदे में इस कार का ओनर था ही नहीं। ए का टाइटल क्या था बेटा, डिफेक्टिव टाइटल था। ए तो कायदे में इस कार का ओनर नहीं था, इनफैक्ट ए ही वो पर्सन था जिसने ये सी की कार क्या करी थी बेटा, चोरी करी थी। तो कायदे में जो डैमेज बी ने दिया, कायदे में वो देने वाला बी का नहीं बनता है, कायदे में वो देने वाला ए का बनता था। तो अब लॉ ने क्या कहा, लॉ ने क्या कहा, तेरे तेरे डिफेक्टिव टाइटल की वजह से बेली को जो नुकसान हुआ है ना, बेली को जो नुकसान हुआ है, तेरा अब ये फर्ज बनता है कि तू उस नुकसान की भरपाई किसको करके देगा,
बेली को करके देगा। तो तू बेली को देगा कॉम्पनसेशन, या लिखो इंडेमनिफिकेशन, एक ही बात है। चलो, तू देगा बेली को कॉम्पनसेशन फॉर लॉस। तेरा अब ये फर्ज बनता है कि तू बेली को उन डैमेजेस का क्या पे करे बेटा, कॉम्पनसेशन पे करे। लो बच्चे, ये आपकी ड्यूटी है बेलर की। तो बेलर के डिफेक्टिव टाइटल की वजह से अगर बेली को कोई नुकसान हुआ है तो बेलर की यह ड्यूटी बनती है कि वो बेली को उस नुकसान का कॉम्पनसेशन दे बेटा, इंडेमनिफिकेशन करे, रीइंबर्समेंट दे। आ जाओ, अगला है बेटा, बाकी खैर अब सिंपल सिंपल है। देखो बेटा, इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अच्छा सुनो सुनो, if the bailment is gratuitous and for a specified period, जैसे बेटा अभी हमने वो लॉकर वाला केस किया था ना, ज्वेलरी वाला केस, ग्रेटिटुअस था और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए था, 7 days के लिए था बेटा। देन द बेलर में कंपेल द बेली टू रिटर्न द गुड्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। उस केस में बेलर बेली को कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है कि तुम मुझे गुड्स को क्या करोगे, रिटर्न। इमेजिन करो बेटा, ए उस एग्जाम्पल में आउट ऑफ स्टेशन से वापस आ जाता है 3 दिन बाद, तो वो बी को कंपेल कर सकता है कि भैया तू मेरी ज्वेलरी लौटा। 7 दिन बाद नहीं, आज अभी इसी वक्त तू मुझे मेरी ज्वेलरी लौटा। लेकिन 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 बट द बेलर शैल इंडेमनीफाई द बेली फॉर एनी लॉस इंकर्ड बाय द बेली। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बेली ने लॉकर रेंट कितने दिन का पे करा था बेटा, 7 दिन का। एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज रोज का 100 रुपए है, तो 7 दिन का कितना हो गया बेटा, 700 रुपए। अब सुनो, बेली को लॉकर रेंट तो 700 रुपए ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेटा 4 दिन का कॉम्पनसेशन 100 रुपए के हिसाब से, यानी 400 रुपए, वो किससे क्लेम करेगा बेटा, बेलर से क्लेम करेगा। इनफैक्ट बेली बेलर से पूरे 7 दिन का लॉकर रेंट क्लेम कर सकता है, 700 रुपए। भाई 3 दिन का तो उसका बनता ही था, बेलर का देने वाला। हाँ, 4 दिन पहले जो उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, उन 4 दिन का भी लॉकर रेंट बेलर को ही देना पड़ेगा। मतलब बेलर इज लायबल टू पे लॉकर रेंट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 7 days, ना कि 3 days। ठीक है बच्चे। और लास्ट आता है रिसीव बैक द गुड्स। सिंपल है बेटा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन रिटर्न बाय द बेली। तो बेलर का यह फर्ज बनता है कि जब बेली उसको गुड्स रिटर्न करे तो वो उसे ले ले। If the bailor wrongfully refuses to receive back the goods, he shall be liable to pay ordinary expenses of custody of goods incurred by the bailey। अगर याद रखना बेलर ने गुड्स लेने से मना करा, ठीक है, तो उस केस में बेलर बेली को ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस देने के लिए लायबल है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी देने के लिए तो वैसे भी वो लायबल होता है, इवन ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी देने के लिए वो क्या होगा, लायबल। ग्रेटिटुअस है, नॉन ग्रेटिटुअस है, किसके बेनिफिट का है, कुछ नहीं, उसे देने पड़ेंगे ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। लो बेटा, ये बताओ बेटा किसकी ड्यूटीज हमने कर ली, ड्यूटीज ऑफ बेलर। चलो बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आपकी ड्यूटीज ऑफ बेली। टिल देन, थैंक यू।